जी, हेलो व्यूअर्स, मैं हूँ कमर चीमा। और व्यूअर्स, आज हमारे लिए बड़ी खुशकिस्मती है कि हमारे साथ मौजूद हैं प्रोफेसर डॉक्टर ज़फ़र इकबाल साहब। डॉक्टर साहब जो हैं वो फुल प्रोफेसर हैं और डिपार्टमेंट ऑफ मीडिया एंड मास कम्युनिकेशन इंटरनेशनल इस्लामिक यूनिवर्सिटी में पढ़ाते हैं। ऑक्सफोर्ड से पोस्ट डॉक किया हुआ है और बड़ी एक्सपर्टीज़ रखते हैं मीडिया, इस्लाम, इस्लामोफोबिया और मीडिया, ग्लोबल मीडिया को ऑब्जर्व करते रहते हैं। डॉक्टर साहब, आपके वक्त का बहुत शुक्रिया सर। Thank you very much, sir, calling me in your show, sir. थैंक यू सर। अच्छा डॉक्टर साहब, जो आज मैं आपसे बात करना चाह रहा वो ये है कि ये 2-3 दिन पहले बड़ा तूफान मचा रहा और जिसमें देखा गया कि जो पाकिस्तान था, वो पाकिस्तान के फॉरेन मिनिस्टर ने सीएनएन को इंटरव्यू दिया और वहां पे जो बात चली कि मगरब ये कहता है, वेस्टर्न मीडिया और इवन कि इंडियन मीडिया भी ये बहुत ज्यादा कहता है कि पाकिस्तान के डबल स्टैंडर्ड्स हैं। और वो डबल स्टैंडर्ड्स ये हैं कि जब बात होगी फलस्तीन की और कश्मीर में इंसानी हकूक की, तो आप जो है वो बहुत ऊंची बोलते हैं, चीखते चिल्लाते हैं, लेकिन जब बात होगी चाइना के ऊपर तो आपकी आवाज नहीं निकलती। और दूसरा, जो फॉरेन मिनिस्टर कुरैशी ने जो वहां पे स्टेटमेंट भी दी डॉक्टर साहब सीएनएन के इंटरव्यू में, उस खातून ने सवाल तो फलस्तीन पे करने थे लेकिन वो ले आई शाह साहब को चाइना के ऊपर, जो कि उस वक्त चल बनता तो नहीं था क्योंकि टॉपिक कोई और था, लेकिन वो ले आई क्योंकि उसको पता था कि पाकिस्तान क्या जवाब देगा। सो डॉक्टर साहब, ये क्या पाकिस्तान की क्या अप्रोच है? क्या ये सही अप्रोच है कि चाइना को इग्नोर कर देना, ये कहना कि चाइनीज हमारे दोस्त है, हम उनके साथ अंदर बैठ के बात कर लेते हैं? ये वेस्टर्न मीडिया को, ये इंटरनेशनल कम्युनिटी को हम कैसे कन्विंस कर सकते हैं अपने इन दोनों स्टांस के ऊपर? सर बहुत शुक्रिया और बहुत इंटरेस्टिंग बट एट द सेम टाइम वेरी सेंसिटिव टॉपिक, स्पेशली अगर इसको हम पाकिस्तान के पर्सपेक्टिव में देखने की कोशिश करें। सबसे पहले तो सर आप जरा ये देखें कि ये जो डुअल स्टैंडर्ड्स वो कह रहे हैं कि पाकिस्तान के टुवर्ड्स देयर फ्रेंड्स लाइक जैसे चाइना है उसके हवाले से डुअल स्टैंडर्ड्स हैं, तो मेरे ख्याल के मुताबिक पहले तो हमें वेस्ट को ये रियलाइज कराने की जरूरत है कि क्या ये डुअल स्टैंडर्ड सिर्फ और सिर्फ हमारी तरफ है। क्या अमेरिकन मीडिया इजराइल को कवर करने के हवाले से वो उस तरह से कवर कर रहा है? तो अमेरिकन इसका मतलब ये हुआ कि एक तरह से फ्रेंड्स बन रहे हैं। आप जिस टॉक का हवाला दे रहे हैं, अगर उस टॉक में से अगर मैं वो चीज़ें निकाल के अगर आपको ये बताऊं कि वो खातून जब हमारे मिनिस्टर से फॉरेन मिनिस्टर से बात पूछ रही है, तो कितनी मरतबा जब इजराइल का सिर्फ नाम आया तो उसने ये कहा कि यू आर गोइंग एंटीसेमेटिक। अब आप देखें कि उस 10 मिनट्स के इंटरव्यू में she has uttered this anti-Semitic word and put our foreign minister defensive 3 times। और खास तौर पर मैं अगर आपको ये कहूँ कि जो लास्ट मिनट था अगर आप उसको दोबारा से देखें तो उसके अंदर वो क्या कह रही है कि मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगी कि आप इजराइल के हवाले से बात करते हुए एंटी सेमेटिक ना रहें, क्योंकि ये चीज़ एंटी ह्यूमन राइट्स रही है। तो मेरी एक तरह से जैसे आप कह सकते हैं ना, वो बिल्कुल एक जर्नलिस्टिक पर्सपेक्टिव से निकल के, जो कि बड़ा इम्पार्शल होता है, वो एक इम्प्लोरिंग पर्सपेक्टिव में चीजों को लेके चली जाती है, जहां पे वो जिसे आप कह सकते हैं अपने आप को एम्पैथाइज कर रही थी वो। अब ये देखें कि इंटरनेशनल मीडिया लाइक सीएनएन इस किस्म की अप्रोच को रखता है टुवर्ड्स इजराइल। तो ऐसी जगहों पे पाकिस्तान के हवाले से ये बात करना कि वाई पाकिस्तान इज बिनाइन टुवर्ड्स क्रिटिसिज्म ऑफ मुस्लिम्स इन चाइना और देयर ह्यूमन राइट्स वायलेशंस इन चाइना, तो मैं समझता हूँ कि ये चीज़ जरा थोड़ा सा हमें देखने की जरूरत है। दूसरा सर, इस हवाले से एक और चीज़ बड़ी देखने वाली है कि क्या जो हमारा वेस्टर्न मीडिया है इजराइल के हवाले से उसी फॉर्म के अंदर चीज़ों को दे रहा है। मैं आपको अगर उसकी बड़ी क्रिटिकल एग्जांपल्स अगर आपको दूं तो आप हैरान रह जाएंगे कि वहां पर वो लफ्ज़ जो इस्तेमाल करते हैं, क्लैश का इस्तेमाल करते हैं, कॉन्फ्लिक्ट का इस्तेमाल करते हैं, तो कॉन्फ्लिक्ट और क्लैश तो हमेशा कोई एक जैसी फॉर्म्स के अंदर रहने वाले लोगों का होता है। एक तरफ जहां पे वो मॉडर्न गैजेटरी और वेपनरी के साथ निहत्ते लोगों पे अटैक कर रहे हैं, और दूसरी तरफ जिसे आप कहते हैं स्लिंग शॉट्स उनके पास हैं या दूसरे पत्थर उनके पास मौजूद हैं, तो इनके दरमियान में क्या इस किस्म की चीज हो सकती है? वेस्टर्न मीडिया ये कह रहा है कि जब कोई एक इजरायली सोल्जर किसी ग्रुप के पास आ जाता है तो दे कॉल इट एज किडनैपिंग, लेकिन जब वो बहुत सारे लोगों को मारते हैं और लेके चले जाते हैं तो उसको वो अरेस्ट के नाम से देते हैं। तो मैं समझता हूँ सर कि ये जो वेस्टर्न मीडिया की डायकॉटमी है,
in terms of dealing with different people, different countries in different way, that itself जो है ना वो एक problematic area है, जिसको unfortunately हमारे पास चूंकि मीडिया नहीं है इंटरनेशनल लेवल पर कि हम ये बात उनको रेस करके ले जा सकें और उनको डिफेंसिव कर सकें. लेकिन चूंकि उनके पास इंटरनेशनल चैनल्स अवेलेबल हैं, नॉर्थ से साउथ चीज़ों का फ्लो हो रहा है, डेवलप से अंडर डेवलप की तरफ फ्लो हो रहा है, तो इस वजह से वो हमारे मिनिस्टर्स को और हमारे लोगों को डिफेंसिव रख लेते हैं इस किस्म की बातें करके. लेकिन ऐसा अगर आप थोड़ा सा देखें कि इसी सूरत हाल में हमारे फॉरेन मिनिस्टर को यकीनन ये कहना चाहिए था या इस किस्म की चीज़ों को देने की ज़रूरत थी कि देयर आर यू सी फ्रेंड्स एंड फोर्स एवरीवेयर. अमेरिका के अंदर क्या फ्रेंड्स नहीं है? क्या वो उस किस्म की पॉलिसीज को फिर डिस्कस करना पसंद करते हैं जो उनके फ्रेंड्स से रिलेटेड होंगी? तो ये पूरी दुनिया के अंदर है और इस चीज को जिसे आप कह सकते हैं कि हमें रियलाइज करने की जरूरत है. अब अगली जो इम्पोर्टेंट बात है ना वो ये कि चाइना के अंदर क्या इंडियंस भी ये बात कहते हैं और अब वेस्टर्न मीडिया सर इस पे क्या बात कर रहा है. वो ये कह रहे हैं कि आप पैलेस्टीन मुस्लिम वर्ल्ड पैलेस्टीन की बात करते हैं तो चाइना का जो पैलेस्टीन है वो शिनजियांग है और वो इसको चाइनाज पैलेस्टीन के नाम से आप दुनिया में जो मीडिया डिबेट है वो उन्होंने इस किस्म की देना शुरू कर दी है. तो मेरे ख्याल के मुताबिक अगर आप ये देखें कि ये चीजें कौन कायम कर रहा है तो इसका मतलब ये हुआ कि इनफैक्ट दे वांट टू पुट अस डिफेंसिव, नॉट टू इनफैक्ट कम टू सपोर्ट पैलेस्टीन. और वो भी हमारी लफ्जों में सपोर्ट है, वो भी हमें इसमें जिसे आप कह सकते हैं डिफेंसिव करने की कोशिश कर रहे हैं. और इसकी भी प्राइमरी रीजन डॉक्टर साहब अगर थोड़ा सा देखने की कोशिश करें, मैं ये पिछले दिनों से मुसलसल ये बात कह रहा हूँ कि कभी ये जर्मी टर्नस्टिल ने ये बात कही थी, अपनी किताब लिखी थी और किताब का टाइटल था कि मीडिया आर अमेरिकन. तो मैं तो सर अब ये कहूँगा कि मीडिया आर जूइश. तो जो जूइश पॉइंट ऑफ व्यू है दुनिया के अंदर सिर्फ वही जाएगा. तो ऐसी सूरत हाल में फिर पाकिस्तान का पॉइंट ऑफ व्यू या चाइनीज मुस्लिम का पॉइंट ऑफ व्यू या पैलेस्टीन्स का पॉइंट ऑफ व्यू या किसी भी अरब वर्ल्ड का पॉइंट ऑफ व्यू, मैं समझता हूँ उसको स्पेस जो है वो दुनिया के अंदर कम मिलेगी. लेकिन सर मेरा ख्याल है कि ये तो मैं तो उनको उनके पूरे नंबर दूंगा इस चीज के कि अगर उनका मीडिया पे कंट्रोल है. देखिए कौन नहीं चाहता चीजों पे कंट्रोल रखना. हम भी चाहते हैं, अरब्स भी चाहते हैं, वेस्ट भी चाहता है, ज्यूज भी चाहते हैं. तो हमें उनकी स्किल्स और उनके स्मार्ट होने का उनको नंबर तो पूरे देने चाहिए. वो अलग बात है कि हम इसको कोसते हैं कि जी हम क्यों नहीं कर पा रहे. लेकिन सर ये तो एक सवाल हो गया जिसका आपने कहा कि ठीक है उनका एक कंट्रोल है, जिसको शाह महमूद कुरैशी ने कहा डीप पॉकेट्स की बात की और इस तरह के वो हंसे और वो लेकिन वो कोई इतना कन्विंसिंग आर्गुमेंट नहीं था उनका. बहरहाल सर बहुत सारे ने उसे कन्विंसिंग नहीं माना, बहुत सारे ने माना, वो एक और डिस्कशन है. लेकिन सर इस चीज में तो कोई दो राय नहीं है कि जो मुसलमान है उनकी जो सिचुएशन चाइना के अंदर है और चाइना का सिस्टम क्योंकि इतना ओपैक है, वहां पे ट्रांसपेरेंसी नहीं है, चीजों की समझ नहीं है और फिर हमारे जैसे मुल्कों की इतनी डिपेंडेंस है चाइना के ऊपर, हम तो बात भी नहीं कर सकते. तो जब हम चाइना के मुसलमानों की बात ही नहीं कर सकते, हमारा वजीर-ए-आज़म एक बैरूनी मीडिया को इंटरव्यू देते हुए कहता है मुझे तो पता ही नहीं है ये सिंकियांग का इशू क्या है, ये इस मसला क्या है, ये उग्र मुस्लिम है कौन, मुझे तो पता ही नहीं है. तो क्या केस कन्विंसिंग रह जाता है या फिर ये सिलेक्टिव जस्टिस की हम बात करते हैं? अच्छा, दिस इज नाउ द अनदर एस्पेक्ट. चूंकि पहले हम डुअलिटी ऑफ वेस्टर्न मीडिया की बात कर रहे थे तो उसके हवाले से तो ये आर्गुमेंट आ जाता है. लेकिन अब जो आपका पॉइंट है ना वो बहुत इंपॉर्टेंट है कि ये क्या हो रहा है कि चाइना के हवाले से हम बिल्कुल खामोश हैं. अच्छा, ये सिर्फ हम नहीं हैं. अगर आप इसको थोड़ा सा इस लिहाज से देखने की कोशिश करें तो एंटायर मुस्लिम वर्ल्ड यू डू नॉट सी दैट दे आर डूइंग समथिंग. अब तो बल्कि एक तरह से ये एक प्रोपेगेंडा भी शुरू हो गया है कि वेस्टर्न मीडिया जिस तरीके से चाइना के इश्यूज को हाईलाइट कर रहा है तो जरा उन ऑर्गेनाइजेशन या उन न्यूज सोर्सेज को अगर आप देखने की कोशिश करें तो वो न्यूज सोर्सेज एक्चुअली एंटी, जिसे आप कहते हैं ना कि एंटी चाइना है और वो खास तौर पर ये काम कर रही हैं. उन न्यूज सोर्स में आपके पास ऑस्ट्रेलिया से कुछ न्यूज सोर्सेज नजर आते हैं और फिर अमेरिका से भी एक दो सोर्सेज हैं और यूरोप से भी कुछ सोर्सेज नजर आते हैं जो कि चाइना के हवाले से और चाइना के मुसलमानों के हवाले से इस किस्म की बातचीत करते नजर आते हैं. अच्छा, हमारे साथ अब प्रॉब्लम क्या है? हमारे साथ प्रॉब्लम ये है कि चाइना इज अवर नेबरिंग स्टेट. फिर दूसरी बात है कि बहुत सारे प्रोजेक्ट्स यहाँ पे हमारे शुरू हुए हैं और सी पैक और ओबोर के नाम से अगर आप देखें तो ये सारी वो हमारे लिए प्रॉब्लमेटिक एरियाज हैं जिसकी वजह से गवर्नमेंट लेवल पे इन मसाइल को इनफैक्ट नहीं प्ले अप किया जाता. लेकिन जब गवर्नमेंट लेवल पे पाकिस्तान अगर इसको नहीं कर पा रहा तो इसका मतलब ये नहीं है कि मसाइल नहीं है.
या इसका मतलब ये भी कतन नहीं है कि मुस्लिम वर्ल्ड को इन मसाइल पे बात ना की जाए। देखिए शिनजोंग का एक बड़ा सीरियस इशू है और मैं ये समझता हूँ कि जो चाइना की शिनजोंग या इसके हवाले से जो सारा कुछ चल रहा है, जिसको आप कंसंट्रेशन कैंप या री एजुकेशन कैंप भी वहां पर मुसलमानों के हवाले से खोले गए हैं, तो वो 3 बड़े इंपॉर्टेंट फियर्स हैं जो कि इस वक्त चाइना के पास मौजूद है इस पूरे रीजन के हवाले से, और वो अफोर्ड नहीं कर सकते इनमें से कोई एक फियर भी सामने आ पाए। नंबर 1, वो इस चीज से डरते हैं कि जिसको सेपरेटिज्म कहते हैं। इफ एनीथिंग अबाउट सेपरेटिज्म स्टार्ट्स इन चाइना, तो फिर पूरी वेस्टर्न वर्ल्ड को मौका मिल जाएगा कि वो चाइना के अफेयर्स के अंदर इंटरवीन कर सके। दूसरी जिस चीज से वो डरते हैं वो एक्सट्रीमिज्म से, बिकॉज दे हैव विटनेस्ड दैट एक्सट्रीमिज्म इन द वर्ल्ड हैज इन फैक्ट प्लेड हैवक विद इंटरनेशनल पॉलिटिक्स और फिर मुख्तलिफ दुनिया के ममालिक हैं जहाँ पे चीज नजर आती है। और तीसरी चीज जो है ना, उसी का जो ऑफशूट बनेगा वो है टेररिज्म। तो चाइना इनफैक्ट सेपरेटिज्म, एक्सट्रीमिज्म और टेररिज्म, ये वो 2 फियर्स के पिलर हैं जिन पे बेस करते हुए अपनी पॉलिसीज को, जिसे आप कह सकते हैं, कंस्ट्रक्ट कर रहा है। तो लिहाजा ऐसी सूरत हाल में वो किसी भी सूरत में कोई ऐसी सिचुएशन अपने मुल्क के अंदर क्रिएट नहीं करना चाह रहा कि जिसके अंदर इनमें से किसी एक पिलर को भी जो है ना बढ़ने का मौका मिले, और उससे ये होगा कि इंटरनेशनल मीडिया की इंटरवेंशन बढ़ जाएगी, इंटरनेशनल अटेंशन बढ़ जाएगी, और चाइना जिसे आप कह सकते हैं ना कि फ्लैश लाइट में या जिसे आप कह सकते हैं दुनिया के मीडिया के अंदर आना शुरू हो जाएगा। तो चाइना की एफर्ट इनफैक्ट इस हवाले से ये है। अब लेकिन चाइना के मुसलमान ऑफ कोर्स दे आर इन अ वेरी ट्रबलसम सिचुएशन। अगर आप देखने की कोशिश करें तो आपके पास 20 मिलियन मुस्लिम्स हैं, दोज हु आर लिविंग इन शिनजियांग, और वो वीगर मुस्लिम्स हैं मेनली। उनमें से कुछ ऐसे हैं जो कि चाइना की मेन पॉपुलेशन जो हैंस पॉपुलेशन है उसके साथ वो इंटीग्रेट कर चुके हैं, जिनको हुआ कहते हैं, बट दे आर वेरी फ्यू। लेकिन जो मेन आपके पास 20 मिलियन मुस्लिम्स आपके शिनजियांग के इलाके के अंदर रहते हैं, उनके साथ तो बड़े मसाइल हैं। उन मसाइल पे आप देखें क्या ओआईसी बात करते हुए आपको नजर आती है। इट्स नॉट ओनली पाकिस्तान, आप पूरे मुस्लिम उम्मा को अगर आप देख लें, क्या आपको वहां पे नजर आता है कि पिछले कुछ अरसे में जो 24,000 मसाजिद थे वो 3,000 में कैसे कन्वर्ट हो गए हैं? क्या ये नजर आता है कि बर्थ रेट जो उनका है वो 1/3% वो कम हो चुका है? क्या इस पे हवाले से बात नजर आती है हमें? क्या वहां पे ये नजर आता है कि लोगों के घरों के अंदर पुलिस बगैर किसी वारंट के दाखिल हो जाती है? क्या यहाँ पे कोई इस्लामिक लिटरेचर पाया जाता है विच दे हैव टू श्रेड, और उसको बर्न करना पड़ता है? क्या ये बात दुनिया के अंदर कहीं पर हमारे वेस्टर्न मीडिया और हमारा मुस्लिम वर्ल्ड खास तौर पर इस चीज को दिखाने की कोशिश करता है कि वो जो पब्लिशर जो कि शिनजियांग के अंदर थे, पिछले दिनों 14-15 पब्लिशर्स के बिजनेसेस क्लोज कर दिए गए और उनको इंटेरोगेट किया गया, रीजन बीइंग कि वो ऐसा लिटरेचर प्रोड्यूस कर रहे थे जो कि इस्लामिक नेचर का था। तो ये वो सारे इंपॉर्टेंट इश्यूज हैं विच डू नॉट कंसर्न ओनली विद पाकिस्तान। मैं समझता हूँ पूरे मुस्लिम वर्ल्ड के लिए ये एक बड़ा इंपॉर्टेंट इशू है और इसको उनको भी देखने की जरूरत है। तो यहाँ पे हमारी जो गवर्नमेंट का मैं समझता हूँ जो स्टांस बनना चाहिए वो दैट शुड नॉट बी कि बायलैटरली इस इशू को टेक अप किया जाए। हम मुसलमानों के, जिसे आप कह सकते हैं मुस्लिम वर्ल्ड, हम मुस्लिम मुल्क जरूर हैं, लेकिन हम कोई ऐसी इंटरनेशनल लेवल पे इस्लामिक वर्ल्ड का झंडा हमारे ऊपर नहीं है। तो ऐसी सूरत हाल में मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान को अगर इस इशू को देखने की जरूरत है भी सही, तो मेरा ख्याल है कि नॉट यूनिलैटरली एंड नॉट बायलैटरली विद चाइना, रादर फ्रॉम द मुस्लिम्स प्लेटफॉर्म, ओआईसी के प्लेटफॉर्म से इसको देखना चाहिए, इसको अरब लीग के प्लेटफॉर्म से देखना चाहिए, इसको वर्ल्ड मुस्लिम लीग के फॉर्म से देखना चाहिए। तो पाकिस्तान मैं समझता हूँ बिकॉज ऑफ इट्स वेरी डेलिकेट बायलैटरल रिलेशंस विद चाइना, इसको डिफरेंट पर्सपेक्टिव में मुझे ख्याल है दुनिया को भी दिखाने की जरूरत है और हमें खुद भी देखने की जरूरत है। ये बड़ा आपने डॉक्टर साहब बड़ी इंटरेस्टिंग सिचुएशन जो स्केच खींचा हमारे सामने। लेकिन मैं इसी से आपके बात से एक आखिरी सवाल जो मैं आपसे करना चाहता हूँ वो ये है सर कि बायलैटरल हम कर नहीं सकते, यूनिलैटरल हम कह नहीं सकते, ओआईसी जो है वो तो डेड हॉर्स है, ओआईसी तो कश्मीर पे भी बात नहीं करता, तो व्हाई ओआईसी विल स्पीक ऑन चाइना और बाकी वो चाइनीज को क्यों अनॉय करेंगे? तो मुझे ऐसे लगता है, मेरा जो जितनी मेरी समझ है वो मुझे ऐसा लगता है कि पाकिस्तान या जो बाकी जो इस्लामिक ममालिक है सर, उनको ये करना चाहिए, या उनको ऐसा हो सकता है क्या कि उनको जो इस तरह की डिबेट्स हैं, इंसानी हकूक की हैं, जो बाकी डिबेट्स हैं, इसको ट्रांसपेरेंट कर देना चाहिए कि जहां जहां भी हो वो उस पर देखें। एट द एंड ऑफ द डे सर, मगरब जो ट्रांस अटलांटिक पार्टनरशिप है यूरोप और अमेरिका की, वो कुछ वैल्यूज पे खड़ी हुई थी। अगर आपने उन वैल्यूज को कंप्रोमाइज कर दिया एट होम, आपने वो स्ट्रक्चर ही सारा डिमिनिश कर दिया
डिस्ट्रॉय कर दिया, तो आप किन चीजों पे खड़े होंगे? तो हम लोग जो है, जो मुसलमान इस्लामिक ममालिक है, OIC है, उसकी तो कोई बेस ही नहीं है कि खड़े कहाँ पे होना है। चाइना पे हम साइलेंट हो जाते हैं, अरब ममालिक के अंदर क्रिटिसिज्म पे हम साइलेंट हो जाते हैं, नहीं फिलिस्तीन पे बोलना है, कश्मीर पे नहीं बोलना। तो वो जो मिनिमम कॉमन एजेंडा होता है किसी ग्रुप का, किसी फोरम का, वो मिनिमम कॉमन एजेंडा ही कॉम्प्रोमाइज हुआ है। तो ये आप क्या समझते हैं कि एक तो हम बात करते हैं OIC डेड है, मुसलमान डेड है, ये वो, तो फिर हम किस तरह मजबूती से बात कर सकते हैं? हमें अपने घर की कमजोरियां बुरी लगती हैं, अगले घर की कमजोरियां अच्छी लगती हैं, ये एक और फिर OIC का कैसे इस्तेमाल हो सकता है इसमें? या कि हम OIC को कह सकते हैं या मुस्लिम ममालिक को कह सकते हैं कि भाई अगर सऊदी अरब इस वक्त ईरान की तरफ जाने की कोशिश कर रहा है, हालात नॉर्मलाइज हो रहे हैं, हमने अपनी पॉलिसीज माजी में देख ली, कुछ नहीं निकाल सकी, तो शायद एक नया मुस्लिम उम्मा का एक विजन रीड्रॉ करने की जरूरत है। मे बी समथिंग लाइक दिस कैन वर्क आउट। बहुत इंटरेस्टिंग है, मेरा ख्याल है कि आपने ये पूरा स्केच खींचा है। अगर मैं इसको इस फॉर्म के अंदर लेके आऊं कि देखें, अगर हम इन चीज़ों पे बात नहीं करेंगे, अपने इश्यूज को एड्रेस नहीं करेंगे, तो फिर हम दुनिया को इनफैक्ट अलाउ कर रहे हैं कि वो हमारे मुताल्लिक बात करके हमें ही इनफैक्ट डिमीन करने के लिए अपनी एफर्ट्स को यूज़ करें। तो एक तो हमें इस तरह से ये टेक अवे बनता है कि जब हमने अपने अंदर सफोकेशन क्रिएट की हुई है, वी आर नॉट अलाउड टू डिस्कस दिस मैटर्स, और हमारे इंटरनेशनल फोरा इस पे बिल्कुल ही खामोशी अख्तियार किए हुए हैं। तो इनफैक्ट वी आर गिविंग लेवरेज टू द वेस्टर्न वर्ल्ड कि वो हमारे इश्यूज पे डिस्कशंस करते हुए हमें ही इवन एजुकेट करे। तो ये तो मैं समझता हूँ कि एक बहुत इंपॉर्टेंट टेक अवे बनता है, जो एक्चुअली आपने ही कहा है। अब यहाँ पे हमारे लिए, मुसलमानों के लिए, मैं समझता हूँ कि इशू बनता क्या है। मेरे ख्याल के मुताबिक सर, अगर आप इसको इस लिहाज से देखें, कमजोरियां तो हमारे अंदर हैं। हमारी OIC, आप दुरुस्त कह रहे हैं, डेड है। वो मुसलमानों के हवाले से जो इंटरनल इश्यूज हैं उनको डिस्कस ही नहीं कर रही। और इवन आप देखने की कोशिश करें तो इट इज़ नॉट ओनली चाइना जहाँ पे मुसलमानों के साथ हालात मसाइल में हैं हम लोग। आप अगर रोहिंग्या मुस्लिम्स को अगर आप देखें तो वहाँ पे किस हद तक हमने को अपना रोल इस फॉर्म के अंदर प्ले करने की कोशिश की है। देखिए सर, जो चीज़ मैं समझता हूँ कि ये कि एक तो अपनी हमारी जो इंटरनेशनल फोरा है, इसके हवाले से हमें यकीनन डिस्कशंस में इसको बार बार ले आना चाहिए, और पाकिस्तान की पॉलिटिक्स के लेवल पे, इंटरनेशनल पॉलिटिक्स लेवल पे, कि इनकी जो कमजोरियां हैं और इनको उन कमजोर लोगों के पंजों से निकालने की जरूरत है जो एक्चुअली इन ऑर्गेनाइजेशंस को कभी बड़ा नहीं होने दे पा रही। ये मेरे ख्याल के मुताबिक बहुत अहम बात बनती है, क्योंकि जब हम उनका कंट्रोल, इन बड़ी ऑर्गेनाइजेशंस कंट्रोल उन लोगों को दें जो कि खुद वल्नरेबल हों, तो ऐसी सूरत हाल में उनकी वल्नरेबिलिटी इनफैक्ट अफेक्ट कर रही होती है उस ऑर्गेनाइजेशन की ग्रोथ को भी। तो एक तो हमें एक चीज ये देखने की जरूरत है कि हमें इनको कैसे रीस्ट्रक्चर और रिफॉर्म करने की जरूरत है। दूसरी सर, हमारे लिए जो एक इम्पॉर्टेंट बात है कि हम क्या मुसलमान जो ममालिक की तंजीम है उसको क्या मुसलमान ममालिक की ही तंजीम कहेंगे या को मुसलमानों की तंजीम कहेंगे? मेरे ख्याल है ये दो बड़े मुख्तलिफ चीजें हैं। चाइना एक्चुअली एक मुस्लिम कंट्री नहीं है, वहां पे प्रॉब्लम इज विद द मुस्लिम्स। इसी तरीके से म्यांमार कोई मुस्लिम कंट्री नहीं है, वहां पे प्रॉब्लम इज विद द मुस्लिम्स। तो लिहाजा होता क्या है सर कि हम इसको इस फॉर्म के अंदर कैप कर देते हैं कि चूंकि चाइना इज नॉट अ मुस्लिम कंट्री, तो डिस्कसिंग एनीथिंग दैट belongs to the internal affairs of China, that would not in fact come in the purview of OIC और इस किस्म के हमारे मुस्लिम कंट्रीज की जो तंजीम है उसके साथ इसका कोई ताल्लुक नहीं बनता। एंड सेम हैपेंड विद रोहिंग्या एज वेल। मेरे ख्याल के मुताबिक हमें ये जो बेसिक प्रीमाइज है इसको भी मेरा ख्याल है तब्दील करने की जरूरत है कि कलमा इनफैक्ट बेस होना चाहिए फॉर ऑल दीज ऑर्गेनाइजेशंस, नॉट के वो किसी मुस्लिम मुल्क के हवाले से कोई चीज़ है। हमारे बहुत सारे मुसलमान ममालिक ऐसे हैं जहाँ पर मैं समझता हूँ कि इस्लाम नाम की चीज़ नहीं है, और वो अपने आप को मुस्लिम ममालिक की फॉर्म के अंदर हमेशा तस्वर कराते हैं और एक तरह से वो इन ऑर्गेनाइजेशंस में बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहे हैं। तो मैं समझता हूँ कि जो बेसिक स्ट्रक्चर है, बेसिक अप्रोच है इन ऑर्गेनाइजेशंस की, जो मुसलमानों के हवाले से कुछ से रख सकती है दुनिया की पॉलिटिक्स के अंदर, तो इनको मैं समझता हूँ कि अपने जो ऑब्जेक्टिव्स हैं उनके हवाले से भी थोड़ी सी चेंज ले आने की जरूरत है। जब ये चेंज आएगी और इस किस्म की डिस्कशंस जब शुरू होगी, तो मेरे ख्याल के मुताबिक फिर कोई हो सकता है कि आफ्टर 10 years टाइम, 20 years टाइम, क्योंकि आप देखें डाउन दी रोड अगर आप देखें तो वी हैव गॉन 50 years टाइम, मोर देन 50 years टाइम, कि आज तक मुसलमानों का कोई इशू ये पूरे प्रॉपर तरीके से एड्रेस नहीं हो पाया।
इमरान खान कितनी मरतबा बार बार ये कह के इस्लामोफोबिया का कह के, तो पहली मरतबा जिसे आप कह सकते हैं OIC में इस्लामोफोबिया डे मनाने की बात की गई है। तो ये मैं समझता हूँ कि बड़ी अनफॉर्चुनेटली हमारी कमजोरियां हैं, लेकिन इनको किसी सूरत में एड्रेस करने के लिए हमारे इंटेलेक्चुअल्स को आगे आना चाहिए, हमारे इंस्टीट्यूशंस को आगे आने चाहिए और अपनी गवर्नमेंट्स को इनफैक्ट फोर्स करना चाहिए, ताकि वो लोग गवर्नमेंट को फोर्स करें कि ये एजेंडा आगे लेके जाएं और इन इंस्टीट्यूशंस की रीस्ट्रक्चरिंग की तरफ जाएं। लेकिन आई एग्री विद दिस वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट दैट यू हैव जस्ट रेज्ड कि हमारे जो अपने लेम एक्सक्यूजेस हैं कि इसके हवाले से बात करनी और इसके हवाले से बात नहीं करनी, उन्होंने हमारे इस किस्म के रिप्रेजेंटेटिव इंस्टीट्यूशंस को अनफॉर्चुनेटली अपाहज करके रख दिए इंटरनेशनल फोरम पे। उनकी अनफॉर्चुनेटली कोई से नहीं है। हालांकि आपकी तरफ से और हमारी तरफ से OIC की तरफ से पॉलिसीज जानी चाहिए थी यूनाइटेड नेशंस को कि मुसलमानों के हवाले से किस किस्म की चीज़ों को आप लेके आए, मीडिया पे पोर्ट्रेल के हवाले से किस किस्म की चीज़ों को आप लेके आए। तो ये सारी चीज़ें अनफॉर्चुनेटली नापायद हैं। जो आपने बड़ी इंपॉर्टेंट बात सर कही कि मैं अगर जो लास्ट पॉइंट अगर उस पर अगर बेस कर सकूं, इन द वेरी बिगिनिंग पहले क्वेश्चन में आपने बात कही थी कि चूंकि वो लोग अब पावरफुल हैं और उनके पास तालीम का बेस है, तो ऐसी सूरत हाल में अगर उनका कंट्रोल है तो दुनिया सारी की सारी चीज़ों को कंट्रोल हासिल करने की कोशिश करती है। मैं मीडिया के कंट्रोल की बात कर रहा हूँ। तो ज्यूज ने अगर किया है तो इसमें कौन सी प्रॉब्लम वाली बात है? आई एग्री विद दिस पॉइंट ऑनेस्टली। मैं अगर आपको ये कहूँ कि ज्यूज की तादाद आपके पास 0.2 मिलियन 0.2% टोटल वर्ल्ड पॉपुलेशन है और मुसलमानों की तादाद 25% ऑफ द टोटल वर्ल्ड पॉपुलेशन है। अगर आप थोड़ा सा सर उठा के इस लिहाज से इस तरह से देखें कि टोटल 900 नोबेल प्राइजेस आज तक अवार्ड हुए हैं। इन नोबेल प्राइजेस 900 में से 200 नोबेल प्राइजेस आपके ज्यूज ले गए हैं और सिर्फ 12 मुसलमान मुमालिक ने लिए हैं, 12 मुसलमानों ने लिए हैं। मुसलमान जो 25% ऑफ द वर्ल्ड पॉपुलेशन है और ज्यूज 0.23%, 0.5% ऑफ द वर्ल्ड भी नहीं है, वो लेके गए हैं। अब आप देखिए सर, आप खुद एकेडमिशियन है, आप जिस स्कूल ऑफ थॉट को उठा के देखें, फ्रैंकफर्ट स्कूल ऑफ थॉट देखें, बर्मिंघम स्कूल ऑफ थॉट देखें, शिकागो स्कूल ऑफ थॉट देखें, आप जिसको भी उठा के आगे देखें तो आपको उसे नजर आता है कि सारे के सारे इस पे ज्यूज हैं। तो मैं समझता हूं कि जो टेक अवे फ्रॉम टुडेज डिस्कशन है कि आज मुसलमानों की ये हालत क्यों है और उनकी इतने अनरिप्रेजेंटेड क्यों है, डिस्पाइट द फैक्ट दे आर 25% ऑफ द टोटल पॉपुलेशन ऑफ द वर्ल्ड, 57 मुस्लिम कंट्रीज हैं। उसकी वजह यह है कि हम तालीमी मैदान पे और इन सारी चीजों पे पीछे गए हैं। दो चीजें दुनिया के अंदर सर हैं जिस पे वर्ल्ड को कंट्रोल हासिल होता है। वन, आपका ये एकेडमिक चीजें हैं जो लिटरेचर में आपकी जो कंट्रीब्यूशन है, और दूसरी आपकी इकोनॉमिक कंट्रीब्यूशन है। अब वर्ल्ड में अगर आप उठा के देखें तो आपको ज्यूज वॉल स्ट्रीट पे कब्जा करते हुए नजर आता है। वॉल स्ट्रीट के थ्रू अब दुनिया की इकोनॉमीज पे कब्जा करते हैं और मीडिया के थ्रू दोनों दुनिया के माइंड्स पे कब्जा करते हैं। इकोनॉमी एंड माइंड्स, वंस यू हैव कंट्रोल ऑन दैट यू कैन कंट्रोल द एंटायर वर्ल्ड। तो मैं ये समझता हूँ कि जिस वक्त तक हम इन लाइंस पे और इस तरीके से सोचना शुरू नहीं करेंगे, मुझे नहीं लगता कि मुसलमानों के लिए सूरत हाल बेहतर हो सकती है। हम इस वक्त वर्स्ट ऑफ द वर्स्ट इकोनॉमिक सिचुएशन में भी आपको नजर आते हैं। मुस्लिम वर्ल्ड, आप अरब वर्ल्ड को छोड़ दें, अरब वर्ल्ड में अगर तेल जिस दिन खत्म हो गए तो आपको यहाँ पे कुछ नजर नहीं आएगा। 60s में अरब वर्ल्ड की क्या सूरत हाल थी। तो ये वो चीज नहीं है जिसे आप कह सकते हैं दे अर्न्ड, रादर दे हैव बीन divinely given this kind of richness। मैं नहीं समझता कि ये उन्होंने अर्न किया है। जिन दुनिया के ममालिक ने richness अर्न किए उनके सस्टेनेबिलिटी के इश्यूज तो कोई नहीं है, लेकिन जिन्होंने ये इस तरह से मिले हैं कल ये खत्म हो जाएंगे तो उनके लिए बड़े सीरियस प्रॉब्लम होंगे। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं डॉक्टर साहब, आपने बड़े इंतहाई एलैबोरेटिव अंदाज से मैं बताया कि किन लाइंस पे काम करने की जरूरत है और दुनिया में जो अब आपको अपने ऑब्जेक्टिव्स को रीड्रॉ करना पड़ेगा, और पर्टिकुलरली मुस्लिम फोरम को अगर आप उनको वाकई को कारआमद बनाना चाहते हैं और चाहते हैं कि ये डिलीवर करें या इनकी कोई वैल्यू रहे, और इन फोरम्स को मुस्लिम पॉपुलेशन की जो मसाइल है उनको जो है वो हाईलाइट करना चाहिए, ना कि मुस्लिम ममालिक के जो कंसर्न है उसको। तो थैंक यू वेरी मच प्रोफेसर डॉक्टर जफर इकबाल साहब, ऑलवेज इंसाइटफुल डिस्कशन विद यू सर। बहुत मेहरबानी सर, थैंक यू। गॉड ब्लेस यू सर, थैंक यू वेरी मच।